हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके अंतर्गत अपन आगे देखते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत। अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने युद्ध के बाद के झटकों से तेजी से निजात मिलने लगी। 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई। फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं। विश्वव्यापी मंदी, जरूरत से ज़्यादा कृषि उत्पादन। 1920 के दशक में कृषि क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा उत्पादन एक अहम समस्या थी। कृषि उत्पादों की अत्यधिक सप्लाई के कारण कीमतें गिर रही थीं। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पाद सड़ने लगे थे। इसके बाद में आगे देखते हैं अमेरिका द्वारा कर्ज में कमी। कई यूरोपीय देश कर्जे के लिए अमेरिका पर बुरी तरह से निर्भर थे, लेकिन अमेरिका के साहूकार थोड़ी ही बात पर घबराहट दिखाने लगते थे। 1928 के शुरुआती 6 महीने में अमेरिका द्वारा दिए गए कर्जे की राशि थी $1 करोड़, 100 करोड़ डॉलर, लेकिन एक साल के भीतर यह राशि घटकर 24 करोड़ रह गई। अमेरिका द्वारा हाथ खींच लिए जाने के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। इसके बाद में अपन देखते हैं आर्थिक मंदी और भारत। आर्थिक मंदी से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात और निर्यात घटकर आधा हो गया। इसी दौरान भारत में गेहूं की कीमतों में 50% कमी आई। इस कारण किसानों की हालत बहुत खराब थी। कई किसानों को अपनी जमा पूंजी निकालना पड़ा और जमीन और जेवर भी बेचने पड़े। इस तरह से भारत महंगी धातु का निर्यातक बन गया। युद्ध के बाद के समझौते। दूसरा विश्व युद्ध पहले के युद्धों की तुलना में बिल्कुल अलग था। इस युद्ध में आम नागरिक अधिक संख्या में मारे गए थे और कई महत्वपूर्ण शहर बुरी तरह बर्बाद हो चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से दो बातों से प्रभावित हुए थे। पश्चिम में अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदय, सोवियत यूनियन का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व के रूप में परिवर्तन। इसके बाद में अपन देखते हैं उपनिवेशों का अंत और आज़ादी। दूसरे विश्व युद्ध के 2 दशकों के भीतर कई उपनिवेश आज़ाद हो गए और नए राष्ट्र के रूप में सामने आए। शोषण एक लंबे इतिहास के कारण ये देश भारी आर्थिक संकट में थे। शुरुआती दौर में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन इस स्थिति में नहीं थे कि इन देशों की मांग को पूरा कर सके। 1950 के दशक के आखिर में आकर इन इंस्टीट्यूशन ने दुनिया के विकासशील देशों की ओर ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद में देखते हैं ब्रेटन वुड्स का अंत और भूमंडलीकरण। 1960 के आते आते विदेशों में अत्यधिक दखलंदाजी करने के कारण अमेरिका की ताकत में कमी आने लगी थी। सोने की तुलना में डॉलर अपनी कीमत को बचा नहीं पा रहा था। इस तरह से निर्धारित विनिमय दर की प्रणाली समाप्त हुई और अस्थायी विनिमय दर की परिपाटी शुरू हुई। 1949 की क्रांति के बाद चीन बाकी दुनिया से अलग थलग था। अब चीन ने भी नई आर्थिक नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया और विश्व की अर्थव्यवस्था के करीब आने लगा। सारांश: विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का रास्ता ढूंढने के बाद अमेरिका पहुंचे। भारतीय उपमहाद्वीप तरह तरह के सामान, ज्ञान और परंपराओं के अहम बिंदु थे। खोज के बाद अमेरिका में बेहिसाब फसलें, खनिज और विशाल भूमि से जीवन का रंग बदलने लगा। इसके बाद में अपन देखते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, कॉर्न लॉ को समाप्त करना। ब्रिटेन में अनाज के आयात पर अनाज कानूनों द्वारा पाबंदी। कॉर्न लॉ के वापस लेने के बाद कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात करना। खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ा। ब्रेटन वुड्स संस्थान। विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशर में सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना। विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे जुटाना। अमेरिका को विश्व बैंक और IM में वीटो की शक्ति।
इसके बाद में देखते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO। विकासशील देशों को अपने संसाधनों पर नियंत्रण मिले, विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले, तैयार माल को विकसित देशों के बाजारों में पहुंचाया जाए। NIEO के लिए आवाज़ उठाई और समूह G77 के रूप में संगठित हो गए, जबकि पश्चिमी अर्थव्यवस्था में उन्हें कोई लाभ न मिला। इसी के साथ अपना आज का पॉइंट भूमंडलीयकृत विश्व का बनना पूरा हो गया है। आगे नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।